नमस्कार एमपी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने अभी अभी दीपावली मनाई है और आपको ये बता देते हैं कि आज भी कार्यक्रम में दीपावली के बाद बहुत कुछ खास है। जी हाँ दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी। इस कार्यक्रम में आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे विषय विशेषज्ञों से मुलाकात के बाद आप उनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा स्टूडियो के 2 नंबर्स, आपको बता देते हैं। भोपाल के एसटीडी कोड के साथ 0755-266-0049। इसके अलावा हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है दर्शकों 1800-233-0040। दोनों ही नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इनसे हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हुई संपर्क की बात। अब आपको बता देते हैं कि कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आज क्या कुछ खास है। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की तिथि से। तिथि जान लेना बहुत आवश्यक है, तो आपको बता देते हैं कि आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2079 के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। दिन शुक्रवार है और आज की दिनांक है 28 अक्टूबर 2022। इस कामना के साथ कि आप सभी का दिन मंगलमय हो और जिन सबका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दर्शकों, अब बढ़ते हैं आज के सुविचार की तरफ। और आज का विचार बेहद खास। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। जी हाँ दर्शकों, हम अपने कर्म से ही पहचाने जाते हैं, वरना न जाने कितने सारे लोगों के एक जैसे नाम होते हैं और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उसके नाम से झलकता है, परंतु उसमें कर्म की एक अहम भूमिका होती है। तो हमारा जैसा नाम होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उससे पहचाने जाएं, यानी कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छी अच्छी लोगों के से जुड़ने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आइए, ये तो हुई विचार की बात। अब आगे बढ़ेंगे कि 28 अक्टूबर के दिन ऐसी क्या ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उन्हें जानेंगे सिलसिलेवार क्रम में, यानी कि आज का इतिहास। तो आइए आपको बता देते हैं कि सन 1886 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीलैंड ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर फ्रांस से उपहार में मिली स्टैचू ऑफ लिबर्टी का औपचारिक अनावरण आज ही के दिन किया था। और आप ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, ये सिस्टर निवेदिता का फोटो है। दर्शकों, आपको बता दूं कि 1867 में सिस्टर निवेदिता का जन्म आज ही के दिन हुआ था। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, स्कूल की संस्थापक थी और आयरिश शिक्षिका थीं, लेखिका थीं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी रही हैं। उनके बारे में बताते हैं। उनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था और 1898 में वो कलकत्ता आई थी और तब विवेकानंद जी ने उन्हें ये नाम दिया था, यानी कि सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता के नाम से वो उन्हें बुलाते थे। और 1899 में कलकत्ता में प्लेग महामारी के दौरान सिस्टर निवेदिता ने बहुत से लोगों की देखभाल की थी। आइए अगले इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। अगला इतिहास है सन 1918 की बात आपसे कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया और हंगरी के अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। और इसके अलावा एक और खास इतिहास, भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर अनजान, जिनका असली नाम लालजी पांडे है, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में तकरीबन 1500 गीत लिखे और उनके गीत बहुत ही यादगार हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये गीत आप अक्सर गुनगुनाते होंगे। वो गीत है रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, ओ साथी रे, खाई के पान बनारस वाला और छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो ये कुछ ऐसे गीत थे जो बहुत ही यादगार थे। और आज अनजान जी का जन्मदिन है और ये भी बता दें कि गीतकार समीर उनके बेटे हैं। बहुत सारे इतिहास के बाद अब हम वर्तमान की तरफ रुख करते हैं और आपको मिलवाते हैं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ से। तो आइए बिना देर किए उनसे परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री मनोज श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और हमारे साथ हैं श्री दीपक कुमार झा जी, आप उप महाप्रबंधक एवं मंडल विकास अधिकारी हैं भोपाल मंडल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज हमने आपको हमारे दोनों ही मेहमानों से परिचित कराया और अब आपको बता देते हैं कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं। आज मनोज जी से हम जानेंगे कि कल, यानी कि आज से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 27 अक्टूबर के दिन हमने चित्रगुप्त पूजा की, तो उसका क्या महत्व है आज हमें मनोज जी बताएंगे। किस प्रकार से ये मनाई जाती है, क्या इसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं, उन सभी के बारे में हम मनोज जी से जानेंगे। कल किसी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसीलिए आज जो है आज हम मनोज जी के साथ ये मंच साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं श्री दीपक कुमार झा जी। इनसे हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, और वो है डिजिटल
बैंकिंग इकाइयाँ यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 वर्ष पूर्व होने पर पूरे भारत में 75 डीबीयूज़ यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली गई हैं। इनके विषय में आज पूर्ण रूप से जानकारी देंगे हमें दीपक कुमार जी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप सीधे दीपक जी से बात कर सकते हैं। मनोज जी भी आज हमारे साथ हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर बताए जा रहे हैं, तो आप उनसे हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए पहला सवाल हम करते हैं मनोज जी से। उनसे जानना चाहेंगे कि चित्रगुप्त पूजा का क्या महत्व है। जी अभी आपने आज का सुविचार बताया था। जी जी। और मैं देख रहा था कि वो सुविचार ये था कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है। जी। तो जो इसका महत्व है चित्रगुप्त पूजा का, वो इसलिए है कि चित्रगुप्त एक ऐसे देव हैं जो कि हमारे कर्मों के आधार पर हमारी पहचान करते हैं। बिल्कुल। और यम द्वितीय कल थी जी। लेकिन चित्रगुप्त तो अद्वितीय देव है, इस अर्थ में कि वो हमारे कर्मों पर लगातार वॉच कर रहे हैं। वो बड़े वॉचफुल, बड़े ऑब्जर्वेंट किस्म के देवता हैं। यानी शिव जी का नेतृत्व जो है एक हद पार हो जाने के बाद ही खुलता है। उनका एक थ्रेशोल्ड, एक सरहद के बाद ही जो है शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है और फिर वो तुरंत भस्म भी कर देता है। लेकिन ये जो हैं चित्रगुप्त, ये लगातार हम पर दृष्टि बनाए रखते हैं। वो हमारे समीक्षक हैं हमारे कर्मों के, वे प्रेक्षक हैं हमारे कर्मों के। जी। तो इस रूप में उनका महत्व है कि ये एक ऐसे देवता हैं जो हमें फैटलिस्ट नहीं बनाते, बिल्कुल, हमें भाग्यवादी या नियतिवादी नहीं बनाते। वो कहते हैं कि हमारी कर्म ही हमारी पहचान है, और यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो उसके परिणाम जो हैं शुभ होंगे, भले ही वो तात्कालिक रोबोटिक उसका यांत्रिक अनुवाद ना हो जी। लेकिन जो है देर सबेर आपके कर्म जो हैं किसी न किसी रूप में आप तक वापस लौटते हैं। बिल्कुल। तो शुभ कर्म करेंगे तो शुभ परिणतियाँ होंगी, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ होंगी। हमारे पाप पुण्य का विवेचन वो करते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें जो है इस रूप में एक ऐसे खाता बही संधारक के रूप में देखा है कि जो हमारे शुभ अशुभ कर्मों का जो है संधारण करता है। और इस नाते से आज जो है हमारे साथी जो हैं बैंक के, उनकी भी उपस्थिति का महत्व है, क्योंकि वो भी जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में बता रहे हैं, जो खाते हैं जी। तो ये पाप पुण्य का खाता रखते हैं, वो उसका खाता रखते हैं। लेकिन ये है कि एक परंपरा इनके माध्यम से प्रवाहित हुई, और वो परंपरा ये थी कि आप देखिए कि ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है, ये भारत में जो है अधिकतर जिन लोगों ने की प्रवर्तित, तो वो लोग जो हैं, प्रसिद्ध जो लोग हैं, वो ऐसे हैं जो कायस्थ रहे, यानी चित्रगुप्त के वंशज रहे। उदाहरण के लिए टोडरमल हैं, उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स की कीपिंग की जो है एक पूरे खाता खतौनी जो है और जमाबंदी, उसकी पूरी परंपरा शुरू की थी। तो वो कायस्थ थे। बकुल कायस्थ एक हुए 14वीं-15वीं शताब्दी में, कहना चाहिए 1434 के आसपास उनकी दो पुस्तकें आई, एक लीलावती थी और एक जो है किताबत मंजरी थी। तो उसमें वो बताते हैं कि बुक कीपिंग कैसे की जाती है। उसमें बताते हैं कि जो रॉयल ट्रेजरी है, राजकोष है जी, उसके जो है स्टॉक टेकिंग कैसी होती है। उसमें वो बताते हैं कि डिफरेंट हेड्स जो हैं वो कैसे कायम किए जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं उसी से ही हुई कि जो चित्रगुप्त के साथ जोड़ी जाती हैं। लेकिन चित्रगुप्त जो है सिर्फ एक कहना चाहिए कि ग्लोबल अकाउंटेंट ही नहीं है, बिल्कुल, वो एक कहना चाहिए कि कॉस्मिक जुडिशरी के वो अंग हैं। यानी वो जुडिशरी ऐसी है जो आपके शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पे, आपके पाप कर्म और आपके पुण्य कर्मों के आधार पर जो है फिर आपके कर्म फल का निर्धारण करती है। तो चित्रगुप्त वही जी, मतलब कहने का अर्थ यही है कि सीधी तरीके से वो पूरा ब्यौरा रखते हैं एक कि आप जो जिस हिसाब से आप कर्म करते जा रहे हैं उस हिसाब से आप किस जगह पर पहुंचेंगे। तो जैसे कि हमारा विचार भी यही था कि आप अच्छे कर्म करें, और उसी को लेकर आज मनोज जी ने इतनी अच्छी बात हमें बताई। इससे एक दूसरा सवाल निकल कर आ रहा है सर, जैसे आपने कहा कि कॉस्मिक जुडिशरी वो हैं और वो इस तरीके की चीज़ें जो हैं अलग अलग दो भागों में डिवाइड करके रखते हैं। लेकिन अगर हम शब्दों पर जाएँ, अगर हम बात करें कि कायस्थ एक शब्द है, ये शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये शब्द कहाँ से आया? एक तो मैं ये कहूँ कि पद्म पुराण, जी, भविष्य पुराण
और कहना चाहिए कि बृहत कथाखंड और ऐसे कुछ और भी जो हैं पौराणिक संदर्भ हैं जो ये बताते हैं कि ये कायस्थ जो हैं इसलिए कहलाए क्योंकि ब्रह्मा की काया से ये उत्पन्न हुए थे। बिल्कुल, ये एक थ्योरी चलती है। जी जी। लेकिन जो उसी समय ये भी है कि ये चित्रगुप्त कहलाते हैं जी। और चित्रगुप्त के संबंध में ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र थे जी। उनके चित्त से उत्पन्न हुए थे। जी जी, इसीलिए चित्रगुप्त नाम उन्हें दिया इसलिए गया। चित्रगुप्त नाम पड़ा। तो अब जो है यदि वो मानस से उत्पन्न हुए हैं तो इसका मतलब है कि काया से उत्पन्न नहीं होंगे। जी जी जी। काया से प्रकट नहीं हुए। कुछ लोग इसकी व्याख्या यूँ करते हैं कि जैसे कोंकणस्थ होते हैं, जी, है ना, कोंकण में स्थित, या जैसे देशस्थ होते हैं, देश में स्थित, जी, वैसे ही ये कायस्थ थे। और काय जो है शब्द वो पुरानी जो पौराणिक परंपरा है उसमें काय जो है अयोध्या के लिए एक नाम था। जी जी जी। तो ये अयोध्या में स्थित रहे इस रूप में, लेकिन आज आप देखें तो कायस्थ भारत की पूरी काया में फैले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये दोनों ही थ्योरीज जो हैं उनसे थोड़ी सी असहमति है। मेरी अपनी व्याख्या है जी। और मेरी व्याख्या ये है कि जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि विभिन्न वर्ण जो हैं वो किस रूप में सामने आए। तो उस पुरुष का जो है मस्तक वो ब्राह्मण, उसकी भुजाएं जो हैं क्षत्रिय, उसका उरु जो है वो वैश्य, उसका चरण जो है वो शूद्र के रूप में, ऐसे 4 वर्ण बताए गए। जी। ये वर्ण जो है किसी भी रूप में जो हैं हायरार्किकल नहीं थे, इनका कोई अधिक्रम नहीं था, जो बाद में कई लोगों ने प्रस्तावित कर दिया, जैसे समाजशास्त्री लुई ड्यूमॉ हैं, तो वो कहते हैं कि ये होमो हायरार्किकस है, कि ऊपर से नीचे तक एक क्रम है इसमें। ऐसा कुछ नहीं था, ये एक पुरुष का अंग बताए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक थे, बिल्कुल जैविक थे, सहज थे। जी। तो इन लोगों के बीच में अंतर्निर्भरता के संबंध थे। और जो हैं कायस्थ वो थे कि जिनको इस पूरी काया का ध्यान रखना है, इस पूरी काया में जो स्थित हो। तो इसलिए जो है उनकी कोई ऐसी कोई विशिष्ट व्याख्या नहीं हो सकती है। वो ऐसे व्यक्ति होना है, उनको ऐसे समूह के रूप में होना है जो पूरे समाज शरीर का ध्यान रखे और जो है संकीर्णताओं से ऊपर उठे। एक अर्थ में देखें तो हर वो व्यक्ति जो पूरे समाज का ध्यान रखता है वो कायस्थ है। जी, बहुत बहुत अच्छी व्याख्या। इसमें वर्ण व्यवस्था से लेकर समाज तक की पूरी बात को संजो कर मनोज जी ने हमारे सामने रखा। और इतने सारी बातों के बाद अब आइए थोड़ा बैंक का हिसाब किताब भी देख लेते हैं, यानी कि हमारे साथ दीपक जी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम एक प्रश्न कर लेते हैं, फिर हम वापस मनोज जी की तरफ बढ़ेंगे। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ, जिन्हें हम डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के नाम से जानते हैं, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है और आखिरकार ये है क्या, हमारे दर्शकों को बताएँ। नमस्कार, धन्यवाद जी। जैसा कि मनोज जी ने बताया, चित्रगुप्त भगवान के बारे में बताया कि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, और साथ ही उन्होंने ये बताया कि हमारे बैंकिंग में हम लोग भी अकाउंट बही खाते जो आपके फाइनेंशियल नीड्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, उसका रखरखाव करते हैं। ट्रेडिशनली ऐसा जैसे देखते आ रहे हैं कि पहले हम लोग मैनुअल लेजर थे, बहुत सारे कागज़ पेन से हम लोग सारा कुछ करते थे जी। बट अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेज आए हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं कंप्यूटर आने के बाद। जी। तो भारत सरकार का ये प्रयास है और निरंतर प्रयास है ये, और भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम, एक सबसे बड़ा बैंक होने के नाते हम लोगों का भी एक दायित्व है और प्रयास भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसको डिजिटलाइज किया जाए। और उसी कड़ी में अगर आपको इस साल के बजट भाषण में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बजट स्पीच में उन्होंने बताया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग 75वां मना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसी कड़ी में एज ए टोकन की 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हमारे 75 भारत सरकार के भारत देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के प्रति जागरूकता पैदा करना, उनके बारे में अगर कोई डर है या आशंका है तो उसको दूर करना, उसका समाधान करना, जिससे कि ये मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही आसान है और साथ साथ सुरक्षित भी है। और उसी कड़ी में हमारा एक कदम है जो कि डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करेगा। हमारे ब्रांचेज जो हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निरंतर से डिजिटल बैंकिंग पर काम कर रहा है और इसको प्रोत्साहित करता आ रहा है। बट एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण एक आप एक क्रियाकलाप के रूप में बोल सकते हैं कि इसको फोकस सिर्फ डिजिटल बैंकिंग को फोकस करने के लिए इन ब्रांचेज की स्थापना की गई है फिलहाल भारत। जी,
बहुत बढ़िया जानकारी है। और दर्शकों, अगर आप भी दीपक जी से बातचीत करना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है और उसके बारे में जानना चाहते हैं, डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। भोपाल के STD कोड 0755 के साथ आप डायल करें 2660049 और एक शुल्क रहित नंबर यानी टोल फ्री नंबर 1800233040। ये दोनों ही लाइन्स अगले 1 घंटे तक ओपन है। आप हमारे विषय विशेषज्ञों से सीधे रूप से बातचीत कर सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल हमारे पास आया है, आइए बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं नंद बोल रहा हूँ बाराबंकी उत्तर। मैं जानना ये चाहता हूँ कि डिजिटल बैंक से हमें फायदा कितना होता है और इसमें नुकसान से बचने के लिए हमें किस प्रकार से सचेत रहें। जी नंद स्वरूप जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश बाराबंकी से नंद स्वरूप जी हमारे साथ थे, जिन्होंने पूछा कि डिजिटल बैंकिंग से जुड़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। जी देखिए, डिजिटल बैंकिंग जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, बहुत ही आसान है, बहुत ही सुविधाजनक है और बहुत ही फास्ट है। इसके साथ साथ ही आप अगर पुराने रिकॉर्ड्स आपको निकालने पड़े, तो जैसे पुराने पेपर के समय में होता था, लेजर होता था, हम बैंकरों के लिए भी और आपके कस्टमर के लिए भी, अगर पुरानी चीज़ें कुछ रिट्रीव करनी पड़े तो वो मुश्किल होता था। डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो आपके सारे रिकॉर्ड्स आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होंगे। बिल्कुल। जहाँ तक आशंका और खतरे की बात है, तो निश्चित रूप से हम जितने भी काम करते हैं, अगर हम रोड पे ड्राइव भी करते हैं तो कुछ रिस्क है इन्वॉल्व उसमें, बट मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर सावधानियों का पालन किया जाए, कुछ सावधानियां जिसका कि हमारे बैंक के वेबसाइट पे, हमारे ब्रांचेज में, हमारे बैंक कर्मी जब कस्टमर से डील करते हैं उस समय में उनको बताते हैं कि क्या क्या सावधानियां वो बरती जाएं। अगर वो सावधानियां आप बरतते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई खतरा नहीं है। और उसके साथ साथ कभी कोई फ्रॉड हो भी जाता है तो इसको अगर आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं, जो कि सरकार भी निरंतर उसमें प्रयासरत है और सरकार भी जागरूक करती रहती है, तो इसमें आपके फाइनेंशियल लॉस की जो संभावना है वो भी उसको न्यूनतम से न्यूनतम किया जा सकता है। जी बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने जाना कि किस प्रकार से कितने सारे इसके फ़ायदे हैं। आप डिजिटली बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको पुरानी जानकारियाँ भी हाथों हाथ मिल जाएंगी। इसके साथ ही घर बैठे आराम से आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से इन सभी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। आइए मनोज जी से अगला प्रश्न करते हैं। हम बातचीत करते रहेंगे लगातार हमारे दोनों विषय विशेषज्ञों से। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने मुझे बताया जिस प्रकार से हमारा हिसाब किताब रखा जाता है, कर्मों का हिसाब किताब रखा जाता है, क्या कोई ऐसी मेंटल प्रैक्टिस है या कोई ऐसी बात है जिससे हम अपने आप में कोई सुधार ला सकें? क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, परंतु हमारी या तो संगत इस प्रकार की होती है या हम मेंटल डिप्रेशन में होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं गलत जगह मुड़ जाते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं आज के तनाव भरे माहौल में? हाँ, ये जो कर्मों के हिसाब की बात है, जी ये चित्रगुप्त चूँकि हैं तो लोगों को ये डर लगा रहता है कि गुप्त रूप से हमारे चित्र लेते रहते हैं जी। और वो बात इस रूप में है कि हमारे जो है 3 छवियाँ हैं। बिल्कुल। हाँ? एक हमारी छवि, एक हमारा चित्र वो है जो कि हम संसार के सामने प्रदर्शित करते हैं। संसार जो उसको जिस रूप में समझता है जी। तो वो जो है जो दुनिया को दिखाई देता है, एक हमारा वो चित्र जी। वो चित्र सच्चा है या झूठा है, आप आश्वस्त नहीं रह सकते क्योंकि तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। तो एक वो चित्र है जी। दूसरा चित्र जो है वो है जो हम स्वयं को समझते हैं। बिल्कुल। हमारा समझना भी जो है वो मद, माया, मोह, क्रोध, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना प्रभावित होता है हमारा समझना। तो वो भी असली नहीं है, लेकिन वो चित्र है, वो हमने अपने लिए गढ़ा हुआ है। हमारे कई बार जीने का आधार ही वो होता है क्योंकि हमने अपनी इस तरह की सेल्फ इमेज गढ़ रखी है। तो एक चित्र वो है। तीसरा चित्र जो है वो उसका है जो हम वास्तव में हैं जी। तो जो हम वास्तव में हैं वस्तुतः वो चित्र न तो हमें उपलब्ध है न समाज को उपलब्ध है, वो चित्रगुप्त को उपलब्ध है। जी तो जी। वो गुप्त चित्र है जी बिल्कुल। तो इसलिए वो चित्रगुप्त जी, आपने नाम की व्याख्या भी बहुत ही सुंदर तरीके से की। मुझे कहना चाहिए कि गुप्त रूप से आपके चित्र लेते रहते हैं, वही चित्रगुप्त है। तो वो लेना भी जो है कुछ इस तरह का नहीं है कि साहब सावधान आप कैमरे की जद में हैं। जी जी जी। वो ऐसा नहीं है, यानी बहुत एग्रेसिव नहीं है वो। और दूसरी तरफ वो ऐसा भी नहीं है कि जैसे ऑरवेलियन जो एक नाइटमेयर था कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, कोई आपको देख रहा है।
तो वो उस तरह के सर्विलांस भी नहीं है कि आपको जो है आपके कर्म चयन को प्रतिबंधित करे या किसी तरह से वो करे। आपको कर्म की पूरी स्वतंत्रता है, विभिन्न विकल्पों में से आपको क्या चुनना है इसकी सुविधा, पूरी अनुमति, पूरी स्वतंत्रता जो है आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करती है, आपके विवेक पर निर्भर है। लेकिन जब आप जानते हो कि अंततः जो है आपके किए की अनकिए की सबकी कहीं कोई गणना है, कहीं कोई परिकल्पना है, तो फिर थोड़ा सा आपको सावधानी चाहिए, थोड़ी सी आपको सतर्कता चाहिए। तो चित्रगुप्त वही करते हैं। आपको यदि कर्मों में सुधार करना है तो ये मान के मत चलिए कि जो है उसकी कभी समीक्षा नहीं होगी, किसी न किसी दिन होगी, किसी न किसी रूप में होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया व्याख्या यहाँ पर कि आपके कर्मों की समीक्षा लगातार हो रही है, चल रही है और एक ना एक दिन इसका परिणाम आपके सामने भी होगा। तो अपने कर्मों का चुनाव हमें खुद अपने विवेक के बल पर करना है। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा सुझाव मैं कहूँगी। और अगला प्रश्न आपके लिए तैयार है मनोज जी। एक इस प्रकार का प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किया है कि क्या चित्रगुप्त की अवधारणा स्वर्ग और नर्क की रूढ़िवादी बातों को प्रोत्साहन नहीं देती? आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज के ज़माने में जहाँ पर हम विज्ञान की बातें करते हैं, जहाँ पर हम प्रौद्योगिकी की बातें करते हैं, वहाँ पर ये रूढ़िवादिता की तरफ मुड़ रहा है? हाँ, यदि जो है हम लोग उसको उन पारंपरिक अर्थों में जिसमें कि स्वर्ग और नरक हमारे बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में ये कल्पनाएँ हैं, वो सब बताते रहते हैं, उस अर्थों में लेंगे तो लगेगा। लेकिन यदि हम उसको शुद्ध कर्मवादी अर्थ में लें, और जो तुलसी कहते थे ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तो तसुफल चाखा, कि ये विश्व को जो है ना कर्म प्रधान बना के रखा गया है और जो जैसा करता है वैसा ही फल चखता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात। बिल्कुल। तो वो एक तरह से बहुत ही कहना चाहिए कि प्रगतिवादी बात है कि आपका कर्म जो है आपके हाथों में है और वही आपका निर्धारक है आपके भविष्य का। यानी वो जो हमारे उसमें कहा गया ऋग्वेद में कि कृते में दक्षिणे हस्ते जय में सब व्याहिता, कि मेरे दाहिने हाथ में यदि पुरुषार्थ है, कर्म है, तो सफलता मेरे बाएं हाथ का खेल है। सही बात, बिल्कुल। तो ये वो कर्मवादी बात है, पुरुषार्थवादी बात है। ये निष्क्रिय बनाने वाली नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जो है आपका क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने, ये उस तरह की नहीं है। यदि आप शुभ कर्म कर रहे हैं तो धैर्य रखिए, आप जो हैं शुभ गति को ही प्राप्त होंगे। जी, और कर्मशील होना भी बेहद आवश्यक है। और कर्मशील होना। जी जी, बहुत अच्छी बात। और मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक आज बहुत ही प्रोत्साहित भी हो रहे होंगे इन सभी बातों को सुनकर, क्योंकि आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो तनावपूर्ण ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम सभी तनाव का शिकार हो रहे हैं। और जैसे कि मनोज जी ने भी बताया कि हमें इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर हमारे एक हाथ में पुरुषार्थ है, हम एक हाथ से मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता हमें दूसरे हाथ से अवश्य मिलेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर चल रही हैं दर्शकों आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आइए दीपक जी से अगला प्रश्न करते हैं, फिर वापस मनोज जी की तरफ एक और प्रश्न लेकर चलेंगे। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मैं बात करूं एसबीआई की, तो एसबीआई ने भोपाल सर्कल में कितनी डीबीयूज अभी तक खोल ली हैं या ओपन कर ली हैं और कहां पर हैं, इसके विषय में कुछ बताएं। भोपाल सर्किल में जैसा कि हम लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आईबीए के द्वारा जो 2 ब्रांचेस खोलने के लिए हम लोगों को हमारे सर्किल में, आपको पता होगा कि भोपाल सर्किल जो है वो मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य दोनों को सर्विस प्रदान करता है। और इसमें हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 75 जो भारत सरकार द्वारा लक्ष्य दिए गए थे, उसमें से 12 दिए गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, उसमें से 2 हमारे भोपाल सर्किल को दिए गए थे। और वो 2 उन्हीं के द्वारा चुना गया था, आरबीआई के द्वारा और आईबी के द्वारा चुना गया था। वो 2 जो ब्रांचेज हमने खोले हैं वो दोनों छत्तीसगढ़ में ही हैं। छत्तीसगढ़ में एक बालोद जिला है, बालोद में एक है, और दूसरा है महासमुंद में। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट के खोलने का ये उद्देश्य है कि डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करना और उसके प्रति जागरूकता पैदा करना। तो इस बार ये 75 जो ब्रांचेज खोले गए हैं पूरे भारत में, वो टियर 3 सिटीज़ को टारगेट करके खोले गए हैं, जहां पर कि या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जो जिसकी टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है उसकी, या फिर जानकारी और जागरूकता का भी अभाव है, तो उसको लक्ष्य करके खोले गए हैं। और भोपाल सर्किल में हमने छत्तीसगढ़ में 2 ब्रांचेस खोले हैं, बालोद और महासमुंद। जी, यानी कि अवेयरनेस, जागरूकता बेहद आवश्यक है। अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि वो कितनी सही है
है, आप उसमें किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रहे हैं, आपको क्या फ़ायदे होंगे और इसके क्या नुकसान भी होंगे। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर साझा करना चाहूँगी कि अपना ATM पिन या अपना इंटरनेट बैंकिंग का पिन या अपना MPIN किसी के साथ भी शेयर ना करें। इस प्रकार के कई सारे फ्रॉड कॉल्स हमारे पास आते हैं जो हमसे हमारी डिटेल्स मांगते हैं, तो बैंक कभी भी इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं करता है और ये RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल कहीं पर भी किसी के साथ शेयर ना करें। आइए अब मनोज जी से अगला प्रश्न पूछते हैं। सर, मुझे लगता है कि ये जानकारी हमारे दर्शकों के बेहद काम की, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? निश्चित रूप से जी मैं चूँकि स्वयं प्रशासन में रहा हूँ जी तो मुझे मालूम है कि बैंकिंग का क्या डेवलपमेंट रोल है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम के अंत में मैं दीपक जी से भी ये अनुरोध करूंगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बात अच्छे से बताकर जाएं कि इस प्रकार की कोई भी गलती वो ना करे, क्योंकि कई बार दर्शक जो हैं इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स का शिकार हो जाते हैं और कई सारी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा मनोज जी कि क्या चित्रगुप्त एक परवर्ती देवता है? और क्योंकि गुप्त साम्राज्य के समय प्रथम कायस्थ नाम का पद सुनने में आया था, तो इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, वैसे यूँ देखें आप जी कि कई लोगों को ये लगता है कि प्रथम कायस्थ का पद जो है वो कुमार गुप्त के समय में जो उसका उल्लेख हुआ है तो वो परवर्ती देवता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आप ऋग्वेद को देखेंगे तो उसमें चित्र नामक एक राजा का उल्लेख है जो जिसका संबंध जो है चित्रगुप्त से ही माना जाता है, तो वहाँ से चलते हैं। और फिर जो है उसके बाद जो विभिन्न पुराणों का मैंने उल्लेख किया वो सारे पुराण भी हैं, तो इसलिए कोई परिवर्ती देवता नहीं है। एक्चुअली कर्मफल की अवधारणा हमारी बहुत पुरानी है जी। और यदि कर्मफल की अवधारणा जो है उसको लेकर हम चलते हैं तो उसके वाहक तो चित्रगुप्त ही हैं जी। तो इसलिए जो है वो परिवर्ती देवता नहीं है, वो बहुत शुरुआत से रहे हैं। और जैसा कि कहा गया कि वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो ब्रह्मा के और भी मानस पुत्र हैं जी। ब्रह्मा के बाकी मानस पुत्र जो है ऋषि हैं जी। सिर्फ एक ही पुत्र हैं जो देव हैं, वो चित्रगुप्त हैं। चित्रगुप्त हैं, जी जी जी। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमें जानने को मिली कि सभी पुत्र ब्रह्मा जी के ऋषि हैं, परंतु जो एक हैं वो स्वयं चित्रगुप्त हैं और वो देवों की श्रेणी में आते हैं। और इसीलिए इस दिन हम कलम और कागज़ यानी कि बही खाते की भी पूजन करते हैं। और क्या कुछ खास किया जाता है इस पूजन में? हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम की वो है, उनको दो रूपों में पहचानते हैं हम लोग चित्रगुप्त को। एक तो ये कि जैसा कि कहा गया है गरुड़ पुराण में जी। कि चित्रगुप्त जो हैं उन्होंने अक्षर दिए, यानी शब्द दिए, अक्षर दिए, उनका वेदाक्षर दात्रे, इस तरह से चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम वेदाक्षर दात्रे, इस तरह का उसमें कहा गया है गरुड़ पुराण में। तो वो अक्षर दिए उन्होंने, इसलिए कलम दवात की जो है पूजा भी होती है और इसलिए वो कैथी लिपि भी जो है वो उन्हीं से जोड़ी जाती है। तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि मनुष्य जो है या तो शब्दों में सोचता है, अक्षरों में सोचता है, दूसरा चित्रों में भी सोचता है जी। यदि आपके लिए जो है बोट शब्द बोल दिया जाए तो आपके ध्यान में जो है सबसे पहले एक छाया चित्र आएगा जो कि एक बोट का होगा। तो आदमी की एक जो है थिंकिंग या तो वर्ड्स में होती है या उसकी थिंकिंग जो है चित्रों में होती है, जो विजुअल प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, जिसे इमेज स्कीमा कहते हैं, उस तरह की दोनों होती है। तो चित्रगुप्त जो है दोनों में जी। तो ऋग्वेद जो है उनको चित्र के रूप में याद करता है और गरुड़ पुराण उनको जो है अक्षरदाता, वेदाक्षरदाता के रूप में याद करता है। तो कायस्थ जो हैं वो आज के दिन जो है वो कलम दवात की पूजा करते हैं। वो पूजा जो है मूलतः इसी रूप की है कि लिपि का आविष्कार करने में कहीं ना कहीं कोई भूमिका जो चित्रगुप्त की रही होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस पर्व से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों के साथ दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में साझा की। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और दर्शकों, हमें लगता है कि आपके लिए भी ये सभी जानकारियाँ बेहद महत्वपूर्ण रही होंगी। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे श्री मनोज श्रीवास्तव जी जिन्होंने चित्रगुप्त पूजा अर्चना पर आज हमारे साथ इस विषय में बहुत सी जानकारियां साझा की और हमें बताया कि आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है और इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। अभी कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल, मिलेंगे इस अंतराल के बाद। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही
विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। मैम प्लीज अभी ऊपर से थोड़ा सा कम है। लग जाएगा, आप लगाइए। फिर इसमें लगा लीजिए, इसमें लगा लेंगे, इसमें लगा लो आप। साड़ी दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। देश इसका लाभ ले पाता है। जी दर्शकों, इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे कार्यक्रम में आज के मेहमान से। जी आज हमारे साथ हैं अनमोल सिंह जी, जो बहुत ही मधुर और सुंदर जो है गीत गाती हैं, गायिका हैं और बनारस, मूल रूप से बनारस की रहने वाली हैं। और छठ पर्व आने वाला है, श्रद्धा और आस्था का त्यौहार छठ पर्व 30 तारीख को हम डला छठ मनाने वाले हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हम जो है अनमोल जी से बातें करेंगे और कुछ छठ पर्व के गीत भी सुनेंगे। तो आइए अनमोल जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। अनमोल जी आपसे जानना चाहेंगे कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं और फिर कोई गीत सुनाएं। जी मैं आपको श्वेता, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। छठ पर्व उत्तर भारतीयों का पर्व है और ये छत्तीसगढ़ में, यूपी में, बिहार में, अभी तो अपने भोपाल में भी बहुत जी, अच्छा, जी, पूरे देश में इसे जोर शोर से मनाया जाता है। मतलब जितनी तारीफ की जाए इतना महान पर्व है क्योंकि सभी व्रतों में इस सबसे कठिन व्रत माना जाता है। जी इसका टाइमिंग जो होता है 36 घंटे का होता है। तो ये उत्तर भारतीय लोग जो हैं, यही बिहार से ये पर्व जो है आया हुआ है और पूरे विश्व में फैल चुका है, जी छाया हुआ है। जी इसे सूर्य पूजा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें खासकर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य देवता को अर्घ क्यों दिया जाता है। अनमोल जी कुछ बताएं। सूर्य देवता को अर्घ देने का कारण ये भी है कि जो हमारी मन, ऐसे तो साइंस लोगों का कहना है कि आँख की रोशनी बढ़ती है और चेहरे पे नूर आता है, तेज आता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सूर्य देवता की ही पूजा होती है, ये कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है जी। इसका विधान ही है, ये रोशनी प्रकाश का पर्व है, ये इसकी पूजा की जाती है। और जितनी मान्यताएं होती हैं हमारी, तिवई जो व्रत करते हैं उनको इस शब्द से हम क्या है कि उद्बोधन करते हैं कि तिवई शब्द बोलते हैं। तो उनका मान्यता रहता है कि सूर्य देवता को पूजन करने से हमारी सारी मान्यता जो मुराद है पूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सूर्य को पिता भी कहा जाता है। पिता रूपी सूर्य की पूजा की जाती है जो हमारे जीवन में हमारे ऊपर एक शेल्टर बना के रखें, एक सुरक्षा कवच बना के रखें और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। तो आने वाले छठ पर्व की आप सभी को ढेर सारी अग्रिम बधाइयाँ। और आइए अनमोल जी से मैं गुजारिश करूँगी कि छठ पर्व का कोई एक गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए। होई ना बलम जी सहैया, दौरा घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछे ला बटोहिया, ईदल के करा के जाए। तू त आन्हर हवे रे बटोहिया,
छठी मैया के जाए, ईदल छठी मैया के जाए। जी जी, बहुत बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। दर्शकों, अनमोल जी का ये गीत बहुत ही सुंदर था। आइए आगे बढ़ते हैं। इनसे कार्यक्रम के बीच बीच में हम अनुरोध करते रहेंगे कि कुछ अच्छे अच्छे गीत हमारे दर्शकों को सुनाती रहें और इस छठ पर्व को और भी ख़ास बनाती रहें। आइए अब सीधे बातचीत करते हैं दीपक जी से, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न दीपक जी के लिए तैयार है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की बात कर रहे हैं जो कि अभी इस वक्त बहुत चर्चा में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो है 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट्स जो है स्थापित करवाई हैं, जिनसे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल सकें। इसी विषय में हम लोग बात कर रहे हैं और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें सेल्फ सर्विस जोन की, तो कौन सी बैंकिंग गतिविधियां इस जोन में प्रदान की जाती हैं और क्या इस तरह की गतिविधियां स्टेट बैंक के कार्यों की चर्चा आप कुछ करना चाहेंगे? या निश्चित रूप से देखिए, DBU जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है वो एक अनोखा कंसेप्ट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, 22,500 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं हमारे। बट ये ब्रांच जो है, जो कि अभी 2 हमारे भोपाल सर्किल में खोले गए हैं और 75 पूरे भारत में खोले गए हैं, ये सिर्फ डिजिटल बैंकिंग को फोकस करते हुए ही किया गया है। तो निश्चित रूप से इस पर डिजिटल बैंकिंग पर ही इस पर जोर दिया जा रहा है इस इस ब्रांच में। ये इस ब्रांच को मैं 1 मिनट में ये समझाऊं कि ये इस बैंकिंग यूनिट जो है उसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हमारा है सेल्फ सर्विस जोन और दूसरे में हमारे बैंकर्स, हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट जो है वो भी रहते हैं। तो सेल्फ सर्विस जोन में है वो कस्टमर आके खुद से अपना सारा काम डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट के लिए, जैसे कि इंटरनेट है, ATM है, ADWM है और टैब है जी। तो ये सब की सहायता से वो कैश निकासी, जमा निकासी कर सकते हैं। बिल्कुल। इंटरनेट के माध्यम से वो जैसे कि आपको कहीं फंड ट्रांसफ़र करना है वो दे सकते हैं, या फिर आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन उनको कोई देना है वो उसमें कर सकते हैं। फिर चेकबुक के लिए अगर उनको रिक्वेस्ट भेजना है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा KYC अपडेट, जो कि आप बहुत सुनते होंगे इसके बारे में, KYC अपडेट हर एक कस्टमर को पीरियडिकली करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कैटेगरी में आते हैं उसमें, तो वो भी आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ सर्विस जोन में प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा हमारे ब्रांच में ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ हैं। अगर कस्टमर को किसी भी तरह की उनके सहायता की जरूरत पड़ी तो वो भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारे बैंक में नॉर्मली खाता खोलने के लिए आप बैंक ही जाते हैं, उसके बाद ही खाता खुलता है। तो हमारे बैंक ने वीडियो KYC के द्वारा भी खाता खोलने का बहुत ही सफल है। हमारे सर्किल में भी बहुत सारे खाते ऐसे खुल रहे हैं जी। और मुझे लग रहा है कि कोरोना काल के बाद ये जो प्रैक्टिस है काफ़ी ज़्यादा जर्नल हो गई है और बहुत ही सुविधाजनक भी है कि आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, यानी कि सीधे वीडियो कॉल से KYC नो योर कस्टमर ईजिली कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रांच तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके पास एक वीडियो कॉल आएगी, आपको पहले से ही समय दे दिया जाएगा। आपको पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, जिसमें आपके बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार कार्ड या आपका वोटिंग ID कार्ड, इन सब की आवश्यकता होती है। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी हेलो। हाँ श्वेता मैडम, मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार प्रदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार MP में। जी अपना सवाल। मैं सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड। जी मेरा प्रश्न ये है जी कि जहाँ डिजिटल बैंकिंग के अपने बहुत सारे फायदे हैं, वहीं पर इससे कई फ्रॉड भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। डिजिटल बैंकिंग के जहाँ फायदे हैं उससे कई फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो आप लोगों के या बैंक के इस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या प्रयास? जी बहुत बहुत सुंदर प्रश्न आपका, बहुत ही उत्तम प्रश्न। जी दीपक जी। जी नमस्कार और धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने में अगर हम इस शंकाओं को दूर न कर पाएँ तो शायद मुश्किल होगा डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करना। सर, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी सावधानियां हैं और मैडम ने भी अपने जो बातें की थी उनमें उन्होंने भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम अगर फॉलो करें, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करें, अपनी सावधानियां बरतें तो निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है। मैं इसको 1-2-3 चीज़ें डिटेल में बताना चाहूँगा। आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट ID, पासवर्ड इत्यादि के बारे में आपसे जानकारी मांगी जाती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बैंक
का कोई कर्मचारी या बैंक कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं मांगता है, तो आप प्लीज़ अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईडी, पासवर्ड, सीवीवी नंबर, ये किसी भी तरह की जानकारी न दें। साथ ही ओटीपी आप देखते होंगे कि भारत में ओटीपी बहुत ही जरूरी होता है कोई ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए जी। तो ओटीपी कभी भी किसी कीमत पर ना शेयर करें। इसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता है, और जिन लोगों को ना पता है उसको हमारे ब्रांच के अधिकारी या फिर हम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रेगुलर जागरूक करते आ रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा, अभी का आजकल चलन में आया है, आपको कोई लिंक भेजा जाएगा कि उस लिंक पर आप क्लिक करें। वो लिंक क्लिक करने से आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिससे कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है, और फिर उसके बाद चूंकि आपका अकाउंट से मोबाइल लिंक करना होता है तो आपका मोबाइल लिंक हो जाएगा और अकाउंट में फ्रॉड हो जाएंगे जी। उसके बाद इसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाता है, अगर आपके अकाउंट से कट जाता है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इमीडिएटली, और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने खाते का आप, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, या हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मैम योनो ऐप का यूज करते हैं, रेगुलर अपने अकाउंट की जानकारी लेते रहें, और कभी भी इस तरह का अगर डाउटफुल ट्रांजैक्शन कोई लगे तो इमीडिएटली आप रिपोर्ट करें। इसके लिए साइबर क्राइम, गवर्नमेंट, बैंक, आरबीआई निश्चित रूप से गाइडलाइंस जारी करती है और उसका प्रचार प्रसार भी करती है। और कई तरीके के एडवर्टीजमेंट भी हमें इससे रिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं और सुनने के लिए भी मिलते हैं, जिसमें जागरूकता के बल पर हमें ये बताया जाता है कि आपको किसी के साथ भी अपनी पर्सनल बैंकिंग डिटेल शेयर नहीं करनी है। और तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, माफ कीजिए, एक चीज मैं कि एक 1930 है साइबर क्राइम से रिलेटेड फ्रॉड का नंबर है, वो अगर किसी तरह का इंसिडेंस हो जाए इमीडिएटली उस पर रिपोर्ट करें। और जो भारत सरकार का नियम है उसमें यह है कि आप इमीडिएटली अगर बिना देरी के रिपोर्ट करते हैं तो आपका जो नुकसान है वो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो सर निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर ये सावधानियों को, अगर इस सावधानियों के साथ अगर डिजिटल बैंकिंग का आप यूज करते हैं तो बहुत ही आसान है, और आसान के साथ साथ सुरक्षित भी है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और बिना देरी किए हम भी दीपक जी के साथ साथ अनमोल जी से भी बातें कर रहे हैं, तो आइए उनसे फिर से एक बात करेंगे छठ पर्व के बारे में। लेकिन दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप भी छठ पर्व मनाते हैं? निश्चित रूप से मैडम, बहुत अच्छा लगा, बल्कि मेरा एक सौभाग्य है कि अनमोल जी बैठी हुई हैं और मैं भी बिहार से हूँ। अच्छा। तो बिहार में आप जानती हैं कि अब ये पूरे विश्व में फैल चुका है, बट ये मूलतः बिहार राज्य में बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। तो बहुत ही लगा, जैसे मैं अनमोल जी के साथ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो लगा कि मैं घर में छठ मना रहा हूँ, उस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है। चलिए, ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमारे जो विषय विशेषज्ञ आए हैं वो आज हमारे मेहमान के साथ उनका पसंदीदा और उनका मूलभूत त्यौहार यानी कि छठ पर्व को शेयर कर रहे हैं। और इतने व्यस्तताओं के बीच में इतने सारे बैंक के काम, इंटरव्यूज़, बहुत सारी चीज़ों के साथ उन्हें एक छठ पर्व का गीत सुनने को मिल गया। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि उन्हें अपने घर की याद आ गई होगी, ठेकुआ की याद आ गई होगी, सभी चीज़ों की याद आ गई होगी। तो अनमोल जी, अब मुझे लगता है कि आनंद दुगना होता जा रहा है। अब हमारे दर्शकों को आप क्या सुनाना चाहेंगी? छठ का चर्चा चल रहा है तो छठ की ही गीत जी बिल्कुल बिल्कुल। तो छठी मैया को याद करते हुए एक गीत हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी, छठ के गीत श्वेता जी गंभीर गीत होते हैं और हर गीत के पीछे कहानी होता है। और एक इस गीत के पीछे ये कहानी है कि जैसे कोई गरीब परिवार होता है और बहुत सारा फल फ्रूट लाना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, तो इस गीत में यही है कि वो तिवई जो व्रतधारी माँ है वो कैसे इस गीत में मतलब बयां कर रही हैं। ऐसे, फूटी फूटी भोरही से रोवे नीर धनिया, फूटी फूटी भोरही से रोवे नीर धनिया, कैसे करी बरता तोहार, हे माई कैसे करी बरता तोहार, एक एक दाना खातिर छछने बालकवा, एक एक दाना खातिर छछने बालकवा, मनवा भइल बालचार, हे माई मनवा भइल बालचार।
गीत लंबे रहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत गीत। और जैसे ही हम ये गीत सुन रहे थे तो मैंने दीपक जी के चेहरे का भाव भी जो है देखा, उनकी आंखों में जो है एक तरीके से पानी आ गया, और मुझे लगता है कि इस गीत का पूरा पूरा अर्थ उन्होंने समझ लिया है और ऑब्जर्व भी कर लिया है, और बहुत ही सुंदर व्याख्या। आप समय देंगे तो और भी गीत तो काफ़ी लंबे होते हैं। अगर आपके पास जैसे जैसे समय और आपको कहानी सुनना है छठ के बारे में तो आप बस बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी जी जी। और आपको एक और जानकारी देते हैं कि अनमोल जी का 30 और 31 अक्टूबर को कार्यक्रम भी है भोपाल में, तो जी संस्कृति विभाग की ओर से, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे दर्शकों से भी हम अपील करेंगे कि अगर वो छठ पर्व के गीत सुनना चाहते हैं तो अनमोल जी को 30 और 31 अक्टूबर को भी शाम 5 बजे से वो सुन सकते हैं सैर सपाटा में। संस्कृति विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम है, उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, और सभी को वो बहुत ही सुंदर इसी प्रकार के छठ गीतों से जो है आनंद प्राप्त करवाएंगी, और इस पर्व को भी मनाने का आनंद दुगना हो जाएगा। अगर हम बात करें दीपक जी से, तो दीपक जी क्या ऐसी याद है, मेमोरी है जो इस पर्व को लेकर आपको याद आती है बचपन की? देखिए, मैं गांव में पला बड़ा हूँ। जी, कौन से गांव से हैं आप? मैं मधुबनी जिला, पता होगा मधुबनी जिला बहुत फेमस है मधुबनी पेंटिंग के लिए। जी, अगर आप देखें तो आज मेरे आउटफिट पे भी मधुबनी पेंटिंग है। जी जी, ये सहयोग है एक तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अपना पेंटिंग देख के, अपने एरिया का पेंटिंग देख के बहुत ही गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसके लिए छठ पर्व का हम लोग बहुत ही नॉर्मली क्या होता है कि हम देखते हैं कि अभी तो भारत के अन्य कोनों में भी छठ पर्व मनाया जाता है, बट दीपावली खत्म होता था तो लगता था कि छठ पर्व का पर्व का समापन हो गया है और उसके बाद कोई पर्व नहीं है। बट हमारे बिहार में ये छठ पर्व के बाद हम लोगों का उल्लास दीपावली खत्म होने के बाद, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारा उल्लास और बढ़ जाता था कि अभी छठ बाकी है। और स्वाभाविक है, बचपन में होता था तो बहुत तरह की, जैसे ठेकुआ की आपने चर्चा की, बहुत तरह की मिठाइयाँ, या फिर इस पर एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एग्रीकल्चर जो आप जैसे निर्धन लोगों की बात की, तो उनकी रोजी रोटी का भी बहुत बड़ा साधन होता है। जैसे आप बांस के डलिया वगैरह बनते हैं, तो ये बहुत सारी यादें हैं। और मुझे बचपन याद आ गया। अभी नौकरी करने के बाद बहुत सालों से मैं जा नहीं पाया हूँ, बट यहाँ आके अनमोल जी के साथ कुछ समय बिताने का आपने मौका दिया, तो इसके साथ लगा कि हाँ, मैं घर में गांव में छठ मना। जी, आप भी गंगा किनारे की यादें जो है ताज़ा हो गई हैं। और अब आइए अनमोल जी की तरफ बढ़ते हैं। अनमोल जी, अब कोई एक गीत हमारे आप दर्शकों को सुनाए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है। ये जो सिंदूर आपने लगाया हुआ है, इस विषय में कोई कहानी हो तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्यों किया जाता है। आप संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि हम आपसे गीत भी सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इस सिंदूर को आप देखे होंगे, रामायण में सीता जी की भी शादी जब राम की हुई थी तो इसी सिंदूर से हुई थी। जी, जी, जी। तो हम लोगों, उत्तर भारतीय जो यूपी बिहार के लोग हैं, जो भी व्रत करते हैं या पूजा करते हैं तो इस सिंदूर से ही करते हैं। और इतने लंबे में जो लगाया गया है तो इसका कारण है कि ये जो सुहागिन औरत होती हैं, जो सुहागन नहीं है वो नहीं लगा सकता है। जी। बिकॉज क्या है कि मैं भी मैरिड हूँ, मेरी शादी होगी, इसलिए प्रोग्राम रहता। अगर शादी नहीं हुई रहती तो मैं नहीं लगा सकती थी, नहीं लगा सकती हैं। ये लंबा लगाने का कारण ये है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाते हैं। स्पेशली सिंदूर का अर्थ यही है कि अपने पति की लंबी उम्र के लगाते हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं हैं और उसी प्रकार से उनके पर्व भी हैं। हाल ही में हम सभी ने करवा चौथ का पर्व बनाया, वो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए होता है। और अब हम मनाने जा रहे हैं छठ। और जैसे ही मैंने ये सिंदूर देखा तो मुझे लगा कि ये प्रश्न पूछना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ज्ञान है अनमोल जी और दीपक जी से मैं साझा करना चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ, कि मैंने ऐसा एक वाक्य सुना था कि जब माता सीता ये सिंदूर लगा कर बैठी थी, तब हनुमान जी ने उनसे प्रश्न किया कि माँ, ये सिंदूर आपने यहाँ से क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि इससे स्वामी की उम्र लंबी होती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक लगाया हुआ है। इस बात को सुनकर हनुमान जी बड़े ही अचंभित हुए और रोमांच के साथ जाकर सिंदूर अपने पूरे शरीर में लगा लिया। उन्होंने कहा कि माँ, अगर ऐसा है तो मेरे स्वामी भी श्री राम है और उनकी उम्र भी बहुत लंबी हो। और वो खुशी से पूरे शरीर में उन्होंने सिंदूर लगा लिया। तो आइए अब इस जो है इस छोटे से रोमांच भरे किस्से के साथ अब एक गीत की गुजारिश करते हैं हमारी आज की मेहमान अनमोल जी से। अनमोल जी, एक गीत सुना जी। इसमें श्वेता जी, मैं ये बता रही हूँ कि जो छठ महापर्व जो है, तो इसमें केले का बहुत महत्व है जी, ईख का बहुत महत्व होता है। ये सब मतलब बिल्कुल पूजा के स्थान पे रहना ही चाहिए। तो उस पर गीत भी बना है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल।
किरवाजे फरे लाघवद से, ओही पर सुगा मेड़रा। किरवाजे फरे लाघवद से, ओही पर सुगा मेड़रा। ऊजे सुगऊ के मरबो धनुख से, सुगा गिरी है मुरझाए, सुगा गिरी है मुरझाए। शरीफवाजे फरे लाघवद से, ओही पर सुगा मेड़रा, ओही पर सुगा मेड़रा। ऊजे सुगऊ के मरबो धनुख से, सुगा गिरी है मुरझाए, सुगा गिरी है मुरझाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्शकों, इस प्यारे से गीत के साथ आइए अब दीपक जी की ओर चलते हैं और उनसे अगला सवाल करते हैं। दीपक जी, हमारे पास समय जो है बहुत ही सीमित है, तो हम ज़्यादा बातचीत अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चलते चलते आप हमारे दर्शकों को जो कि SBI के ग्राहक भी हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, DBUs को लेकर भी और कुछ सतर्कता को लेकर भी? निश्चित रूप से आज चूंकि ये चर्चाएं जो हो रही है वो हम DBU पे हो रही हैं, तो मेरा जैसे सतर्कताएं क्या क्या बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो मैंने बताया। तो मेरी अंत में और ये मेरी अपील लोगों से यही रहेगी कि देखिए, मैं डिजिटल बैंकिंग का यूनिट का या डिजिटल बैंकिंग का मतलब हम लोग प्रयोग दो ही कारण से नहीं करते हैं। एक तो है कि या तो जानकारी का अभाव है, या जानकारी तो है बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर और एक कारण है उसका ये है कि जानकारी भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है बट शंकाएं हैं जी। तो ये भारत सरकार की ये पहल भी है, और हमारे अदरवाइज वैसे भी हम बैंकिंग अगर देखें तो हम एक पायनियर रोल अदा कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। और जो कस्टमर हमारे ब्रांच में आते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनको जानकारियाँ प्रदान करते हैं, साथ साथ उनके जो भी समस्याएँ हैं, जो उनको शंकाएँ हैं, उसका समाधान हम लोग करते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे ATM में या फिर ब्रांचेज में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके मार्फत बहुत सारी जानकारियां दी जाती है। तो इस मामले में हम लोग बहुत ही आगे डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग बहुत ही प्रयासरत हैं, और ये सुरक्षित बनाने के लिए इसको दिन दिन देखिए, कोई भी अगर सिस्टम हम डेवलप करते हैं तो वो तुरंत शुरुआत से ही फुल सिक्योर्ड या फुल पूरा परफेक्ट नहीं होता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं, और इसके चलते जो भी आपको जैसे फ्रॉडस्टर जो हैं आपको जो यूज करते हैं, उसको हमको उससे बचाव के लिए हम अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं और जानकारियां दे रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट हमारे कस्टमर से रहेगा, प्लीज़ डिजिटल अपनाएं जी। और हमारा योनो जो है ऐप है वो बहुत ही खूबसूरत ऐप है, जिसमें कि डिजिटल बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जी, और डिजिटल बैंकिंग यूनिट। बस सतर्कता के साथ, सावधानियों के साथ अगर आप डिजिटल बैंकिंग का यूज करेंगे तो बहुत ही आसान है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं, और बहुत ही तेज है और बहुत ही सुरक्षित है। ये मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अनमोल जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमारे कार्यक्रम में इन छठ पर्व के गीत से 4 चांद लगा दिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आइए अब आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में, जहां पर हम आपको बताते हैं कि अखबार की सुर्खियां आज की डेट में क्या कहती हैं। तो आइए सीधे चलते हैं। आज दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, संकट में पढ़ाई। रूस के लगातार हमलों के बीच भारत के मेडिकल छात्र यूक्रेन में डटे हुए हैं, और एडवाइजरी के बाद भी छात्र यूक्रेन छोड़ने को राजी नहीं है, बोल रहे हैं डिग्री लेकर ही आएंगे। इसके साथ ही आपके लिए एक और ख़ास सूचना है, वो ये है कि दोहा में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर जो है हिरासत में है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आज से बंद हो गए हैं। और इसके साथ ही आपको बताएं कि फरवरी 2023 में फिजी में होगा विश्व हिंदी सम्मेलन। बहुत ही
बहुत ही अच्छी खबर है ये हमारे लिए। और इनकी तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 17 फरवरी के बीच फिजी के नोडी में होगा ये। और इस प्रकार से जो है इनकी तारीखें भी, विश्व हिंदी सम्मेलन की तारीखें भी आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे जो है अगला जो हमारा अखबार है उसकी तरफ कि वहाँ पे क्या सुर्खियाँ हैं। पत्रिका में आज की जो ख़ास न्यूज़ है वो है संघ की व्यवस्था वाले देश के 11 क्षेत्र के सभी 45 प्रांतों में महाअभियान, संघ की नई कदम ताल, प्रोफेशनल्स और प्रभावशाली समूह को जोड़कर ताकत बढ़ाने की कवायद। इसके साथ ही एक और खबर है, अब 8 माह उज्जैन में विश्राम करेंगे बाबा केदारनाथ। केदारेश्वर महादेव मंदिर में बाबा के आगमन को लेकर अभिषेक और पूजन शुरू हो गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और ख़ास खबर आपको बता दें कि ऋतुफल सिंघाड़े की बहार आ गई है। अब हर जगह आपको जो है सिंघाड़े मिलेंगे। अब आइए अब आपके लिए एक और अखबार की खबर हम लेके आए हैं जो कि है नव दुनिया से, और बहुत ही खास खबर, महिला क्रिकेटरों को भी पुरुषों के समान मैच की फीस दी जाएगी। ये बहुत ही उम्दा खबर है हमारे लिए कि अब कोई भी भेदभाव यहाँ नज़र नहीं आएगा। और अगर हम SDGs की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो गोल नंबर 5 पे यही कहता है कि जेंडर इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से महिला क्रिकेटरों को भी पुरुष क्रिकेटर्स के अकॉर्डिंग ही फीस दी जाएगी। तो दर्शकों, ये थी आज की सुर्खियाँ हैं और इन्हीं सुर्खियों के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाज़त कार्यक्रम नमस्कार MP में। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, लेकर आएंगे कुछ खास। छठ पर्व की आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार MP।